राज्याभिषेक के बाद पहली बार शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम के लिए बाहर जाने वाले थे। उनके साथ शंभूराजे भी जाने वाले थे। 40,000 का पायदल यानी चलते सैनिक और 20,000 का घोड़दल यानी घोड़े पर सवार सैनिक लेकर महाराज और शंभूराजे मुहिम पर जाने वाले थे। इतनी दूर दूसरे राज्य में अपने सैनिकों को पहुंचने के लिए उत्तम तैयारी करना पड़ती है। उसी कारण रायगढ़ के पास के रायगढ़वाड़ी के 18 कारखाने दिन रात चालू थे। यंत्रशाला, बारूद खाना, सभी जगह जोरों शोरों से काम चल रहा था। भागानगर यानी इस समय के हैदराबाद के मादन्ना जी को खलीता भेजा कि नहीं? राजापुर से फिरंगी ने बारूद गोले भेजे कि नहीं? जंजीरा किले के सिद्दी का क्या बंदोबस्त किया है? इन सभी कामों की खबर शिवाजी महाराज शंभूराजे से लेते रहते थे। शंभूराजे भी अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उनके काम पर महाराज खूब खुश थे। छोटी छोटी बातें या समस्या हो तो शंभूराजे से निश्चित करने को उन्होंने सारे सरदार और दरकदारों से कहा था। मुहिम में शंभूराजे पर पड़ती जिम्मेदारियां देख उनके यार दोस्त भी खुश थे। शंभूराजे को मुहिम की तैयारी करने में किसी भी चीज़ की कमी न पड़ने देने की सूचना महाराज ने बालाजी आऊजी उनके क्लर्क को दी थी। बालाजी आऊजी शंभूराजे को हर चीज़ में मदद करते थे। शिवाजी महाराज का रायगढ़, उनका स्वराज्य, उनकी न्याय नीति की बातें तो पूरे महाराष्ट्र भूमि में होती थी। महाराज के राज्याभिषेक के वक्त शंभूराजे को पूरे महाराष्ट्र ने देखा था। खासकर रायगढ़ के पास के गांव जैसे बिरवाड़ी, पाली, पोलादपुर, महाड़, चांदेशी से श्रीरामबाग तक के सारे जवान युवक शंभूराजे से मिले थे। अपने दोस्तों के साथ शंभूराजे घोड़े पर बैठ आसपास के गांव में घुमा करते थे। शंभूराजे को राजकुमार होने का कोई घमंड नहीं था। वे अपने गरीब दोस्तों की शादी में नाचते गाते थे। यह देख राज्य की प्रजा की नज़रों में शंभूराजे के लिए एक अलग ही आदर था। एक दिन कोल्हापुर से ज्योतिजी केसरकर नाम का युवक चलते हुए शंभूराजे से मिलने के लिए आया और एक ही मुलाकात में दोनों पक्के यार बन गए। एक बार शंभूराजे शिकार करने गए थे, तब उनके हाथों से एक जंगली सुअर छूट जाता है और वो जंगली सुअर शंभूराजे पर हमला करने ही वाला था कि रायप्पा नाग बीच में आकर जंगली सुअर से भिड़ जाता है और उसकी मुंडी मरोड़कर उसे मार डालता है। उस भिड़ंत में रायप्पा के पैरों में गंभीर चोट आई थी। तब से रायप्पा शंभूराजे की सेवा में था। सिर्फ कवि कलश शंभूराजे से 10 साल बड़े थे। बाकी सारे दोस्त शंभूराजे की उम्र के थे। शंभूराजे अपने सारे दोस्तों पर जान छिड़कते थे और दोस्त भी वक्त आने पर शंभूराजे के लिए जान कुर्बान करने को भी तैयार थे। शंभूराजे का इस तरह गरीब एवं पिछड़ी जाति के युवकों के साथ उठना बैठना बढ़ता देख सभी दरबारियों ने शिवाजी महाराज से शंभूराजे की शिकायत की। इस तरह एक राजकुमार ने गरीब एवं पिछड़ी जाति के लोगों से मिलजोल करना उचित नहीं है महाराज। शाम को महाराज ने अकेले में शंभूराजे को बुलवाया और कहा, इस तरह सिर्फ उन गरीब पिछड़ी जाति के युवकों के साथ मत रहो। वहाँ उनमें कुछ हीरे भी होंगे, उन्हें तराशो और अपने साथ रखो। कल स्वराज्य का भविष्य बदलने में वे आपकी मदद भी कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र सिर्फ राजा महाराजा, ब्राह्मण एवं मराठों का नहीं बल्कि मेहनती पिछड़ी जाति के लोगों का भी है। एक दिन राज्य के एक छोटे गांव से वहां एक किसान महाराज से मिलने आते हैं। अकाल यानी सूखा पड़ने की वजह से उस साल खेती में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ था। लगान माफ़ करने हेतु वे किसान महाराज से गुहार लगाते हैं। महाराज भी उस गांव का लगान माफ़ कर देते हैं। यह बात मोरोपंत जब अन्नाजी पंत को बताते हैं तब अन्नाजी पंत बहुत नाराज होते हैं और कहने लगते हैं, जरूर इसमें उन किसानों को शंभूराजे ने बल दिया होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि उन किसानों को महाराज से मिलने मत देना, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। मन लगाकर खेती में बुआई नहीं करोगे तो उत्पन्न कहाँ से आएगा? इस तरह लगान माफ करने से राज्य नहीं चलता। अनाजी पंत अभी बोल ही रहे थे कि उनकी बातें काटते हुए मोरोपंत कहते हैं, कुछ दिन पहले विशालगढ़ के लोग आए थे। गांव की एक छोटी नदी पर बांध बनाकर पानी का बहाव मोड़कर उसे खेतों तक पहुंचाने की मांगनी कर रहे थे और शंभूराजे भी उनसे सहमत थे। थोड़ी देर रुककर मोरोपंत फिर कहते हैं, अब तो ऐसा ही चलेगा लगता है। जब राजकारबार में जवान खून आता है तब हम जैसे बूढ़ों के लिए थोड़ा संभल कर रहना ही ठीक रहता है। इस पर अनाजी पंत कहने लगे, अच्छा ये बात है। आज छोटी छोटी नदी की दिशा बदलने वाले शंभूराजे कल को अगर बड़ी बड़ी नदियों की दिशा बदलने लगे तो? मोरोपंत, पूरी बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कर्नाटक की मुहिम पर जाने के बाद शंभूराजे खुद शिवाजी महाराज से बहुत सी नई नई कल्पना पर बात करने वाले हैं। महाराज कर्नाटक की मुहिम पर शंभूराजे को ले जाने वाले थे। हमेशा की तरह शंभूराजे अपनी बहादुरी दिखाते और सबके साथ महाराज भी शंभूराजे का गुणगान गाते। राज्य में शंभूराजे का दबदबा और बढ़ जाएगा। इस बात का डर अन्नाजी पंत को परेशान कर रहा था। वो झट से वहाँ से उठते हैं और फटाफट परेशानी में कदम बढ़ाते हैं। परेशानी भरे वो कदम उन्हें अपने आप सोयराबाई तक खींचते हुए ले गए। सोयराबाई शंभूराजे की सौतेली माँ थी। अनाजी पंत तो स्वराज्य की स्थापना से ही शिवाजी महाराज के साथ थे। राज्य का सब लेखा जोखा उन्हीं के पास था। महाराज भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। महाराज अनेकों जिम्मेदारियां अनाजी पंत पर सौंपा करते थे।
महाराज का अनाजी पंत पर इतना भरोसा था कि जब वे अफजल खान से मिलने जा रहे थे तब प्रतापगढ़ पर जिजाऊ यानी महाराज की माताजी और छोटे शंभूराज के संरक्षण की जिम्मेदारी उन्होंने अनाजी पंत पर ही सौंपी थी। और जब महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे तब महाराज के पीछे राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अनाजी पंत ने बखूबी निभाई थी। इतना ही नहीं, पन्हाड़ा और रांगना किले को जीतने की लड़ाई में अनाजी पंत ने तो तलवार भी उठा ली थी। लेकिन आजकल उनका मिजाज कुछ अलग ही रहता है। शंभूराजे का बेबाक स्वभाव और बेफिक्री तो उनकी उम्र पर शोभा भी देती थी। शंभूराजे बिना किसी संकोच के सीधे अनाजी पंत से उलझ जाते थे, क्योंकि इंग्रज, डच, पुर्तगीज जब भी रायगढ़ पर महाराज से मिलने आते थे तब वे महाराज को तो नजराने लाते थे, लेकिन मोरोपंत, अनाजी पंत और राहुजी सोमनाथ इन तीनों के लिए भी नजराना लाना नहीं भूलते थे। लेकिन कभी कभार अगर नजराने न लाने की गलती उन लोगों से हो जाती तब नुकसान भरपाई करने हेतु फिरंगियों की तरफ से दक्षिण कोंकण से जो महसूल आता था उसमें टूट दिखाकर अनाजी पंत बड़ी होशियारी से अपना हिस्सा निकाल लेते थे। ये सारी बातें शिवाजी महाराज को भी पता थी, लेकिन अनाजी पंत का बरसों का साथ, दोस्ती, उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए महाराज इन बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन जवान शंभूराजे को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वे निसंकोच अनाजी पंत को भरे दरबार में बेइज्जत किया करते थे। जैसे, लो आ गए फुकटराव, आ गए महसूल चोर कहकर शंभूराजे अनाजी पंत को बेइज्जत किया करते थे। तो दूसरी तरफ थी सोयराबाई, उनकी सौतेली माँ। उनकी समस्या भी ये थी कि उनका सगा पुत्र राजाराम शंभूराजे से उम्र में छोटा था। अपने पुत्र को छत्रपति बनाने की आशा सोयराबाई रखती है। इस सोच को मन में लिए अनाजी पंत सोयराबाई के महल में जाते हैं और शंभूराजे के खिलाफ उनके कान भरने लगते हैं। अगर कर्नाटक की मुहिम पर शंभूराजे गए तो वो शिवाजी महाराज की नजरों में महापराक्रमी सिद्ध हो सकते हैं महारानी। अनाजी पंत कुछ पुराने पल याद करते हुए आगे कहते हैं, जब हमारी लाडली कन्या पर शंभूराजे ने अत्याचार किया था तब उसकी सुनवाई का जिम्मा महाराज ने आप पर ही सौंपा था, लेकिन आपने तो संधि खो दी। लेकिन अब ये चलकर आई संधि मत खोना। कुछ भी करके शंभूराजे को कर्नाटक की मुहिम पर जाने से रोक लीजिए महारानी। हंसा का नाम आते ही सोयराबाई भी यादों में खो जाती है। महाराज ने हंसा और शंभूराजे के विषय की सुनवाई सोयराबाई पर सौंपी थी। मन में आता तो सोयराबाई शंभूराजे को अपराधी सिद्ध करके उन्हें सजाए मौत भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने महाराज का भरोसा नहीं तोड़ा और उन्होंने वसंत पंचमी के उस दिन हंसा रानिवास में जो स्त्रियां जमा हुई थी उनको छोड़ शंभूराजे के महल में क्यों गई? शंभूराजे उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या पहरेदारों ने कुछ देखा? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने में लग गई। सोयराबाई ने पहरेदारों, खिदमतगारों, राजा की दासियां सभी की साक्ष्य ली। हंसा की माँ की भी उन्होंने साक्ष्य ली। जिस कुएं में कूदकर हंसा ने अपनी जान दी थी उस कुएं की भी जांच की और आखिर में शंभूराजे की भी साक्ष्य ली। और सब कुछ अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद सोयराबाई शंभूराजे को निर्दोष घोषित करती है। फिर कुछ दिन बाद सोयराबाई महाराज से पूछती है कि आपने शंभूराजे की सुनवाई का जिम्मा हमें क्यों सौंपा था, जबकि दरबार में तो हमसे भी बुद्धिमान प्रहलाद निराजी और काजी हैदर जैसे बड़े बड़े न्यायाधीश थे। उस पर महाराज ने कहा था, एक तो ये विषय बहुत ही नाजुक था और उसमें आप शंभूराजे की सौतेली माँ, मन में किसी भी प्रकार का प्रेम भाव न रख के कठोर से कठोर जांच आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए यादों में खोई सोयराबाई अचानक होश में आकर अनाजी पंत से कहती है, आपकी कन्या तो एक तरफी प्रेम करती थी और हम उस वक्त के हमारे फैसले पर अब भी ठाम हैं। अनाजी पंत समझाते हुए धीरे धीरे सोयराबाई से कहते हैं कि छे महारानी, आप अपने ही पैरों पर कुराड़ी मारने का काम कर रही है। आप जरा सोचिए, अगर ये शंभूराजे कर्नाटक की मुहिम पर जाएंगे तो वहां अपना पराक्रम, बहादुरी दिखाकर तो महाराज को पूरी तरह अपने वश में कर लेंगे और मुहिम का अनुभव लिए जब वो वापस रायगढ़ आएंगे तो महाराज के मन में तो हमेशा राजाराम से पहले शंभूराजे के लिए बड़ा स्थान रहेगा। इस पर सोयराबाई चिंतित होते हुए कहती है कि फिर अब हमें क्या करना चाहिए? शंभूराजे को कर्नाटक मुहिम पर ले जाने का निश्चय तो महाराज कर चुके हैं और वे कभी अपना निश्चय नहीं बदलते। अनाजी पंत कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि आप राज्य का बंटवारा क्यों नहीं मांगती? वैसे भी कुछ दिन पहले अपना कर्नाटक राज्य और रायगढ़ का राज्य को बांटने का विचार महाराज कर रहे थे, लेकिन अगर इस प्रकार बंटवारा होगा तो शायद वे आपकी बात नहीं टालेंगे। फिर उन्हीं को चुनने दो, राज्य का बंटवारा या शंभूराजे को मुहिम पर ले जाना। सोयराबाई अगले ही दिन महाराज को अपने मन की बात बताती है। आप शंभूराजे को मुहिम पर ले जाने की सोच रहे हो, ले जाइए, लेकिन राज्य का बंटवारा करने के बाद। सोयराबाई की बातें खत्म होने से पहले महाराज गुस्से में कहते हैं, स्वराज्य के बंटवारे के बारे में सोचना भी मत। ये हमारा स्वराज्य हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। कितनों ने अपने खून से सींचा है इस स्वराज्य को और आप इसका बंटवारा करने की बात कर रही हो? सोयराबाई, याद रहे महाराज कि आपको अकेले शंभूराजे ही नहीं, एक और पुत्र भी है। महाराज, हाँ मान्य है, हमारे लिए शंभूराजे क्या और राजाराम क्या,
दोनों समान हैं, लेकिन जो प्रजा के दिलों पर राज्य करेगा, जो काबिल होगा, जो सेना को प्यारा होगा, जो अपनी मेहनत से ये सब करेगा, वही अगला छत्रपति बनेगा। सोयराबाई, तो फिर राजकारोबार के सारे पाठ, रणनीति सिर्फ शंभूराजे को ही क्यों सिखाई जा रही है? राजाराम को भी सिखाइए, उन्हें भी कर्नाटक की मुहिम पर ले जाइए महाराज। महाराज, उनकी अभी उम्र नहीं, जब वे बड़े हो जाएंगे तब हम खुद उन्हें सब कुछ सिखाएंगे। इस पर सोयराबाई रोने लगी। इस तरह सोयराबाई पहले कभी नहीं रोई थी। रोते हुए ही वे महाराज से कहती है, या तो राज्य का बंटवारा कीजिए या तो शंभूराजे को अकेले ले जाइए। इन दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम अन्न पानी हमेशा के लिए त्याग देंगे। महाराज कैसे बैसे समझा बुझाकर सोयराबाई को उनके महल की तरफ भेज देते हैं। महाराज सोयराबाई की इन बातों से अंदर तक टूट चुके थे। वे सोचने लगे कि हमारी माता जिजाऊ के बाद सोयराबाई ही थी जो शंभूराजे पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन जब से राजाराम 7-8 साल के हुए और शंभूराजे की दाढ़ी मूछ आने लगी, तब से सोयराबाई शंभूराजे का तिरस्कार करने लगी थी। लेकिन दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह था। वे इस पर बाळाजी आवजी, जो उनके क्लर्क थे, उनकी सलाह लेते हैं। तब बाळाजी आवजी उन्हें कहते हैं कि आपके मन में अगर शंभूराजे को ले जाना है तो उन्हें ले जाइए, इसमें आप महारानी की बातों को मन पर न ले, फिर भी अंतिम निर्णय आप ही लीजिए। इस तरह शिवाजी महाराज की नज़रों में शंभूराजे को नीचे गिराने की हर मुमकिन कोशिश अनाजी पंत किया करते थे।